आदरणीय मंच और सभागार में बैठे हुए लोक भाषा और संस्कृति को समर्पित विद्वज्जन और मेरे प्यारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के और नगर के और देश भर से आए हुए छात्र छात्राओं, समय जब हो जाए तो अमित जी बता दीजिएगा। ऐसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अपने समय में से मनोज सिंह ने 5 मिनट और अध्यक्ष उपेंद्र त्रिपाठी ने भी मुझे 5 मिनट दे दिया है। और बलराज पांडे का अनुयायी हूं। ये बलिया के हैं तो मैं भी बेगूसराय का। हम का मैथिल छी, लेकिन जब मैं आया बिहार से होते हुए, दिल्ली से होते हुए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया से बनारस, तो सबसे पहले मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को नहीं चुना, पप्पू की अड़ी, 80 की चाय की अड़ी और केशव की पान की दुकान को चुना। क्यों चुना? ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में कहते हैं कि भारत में 2 संस्कृतियां मुझे सबसे मजबूत मिली। उत्तर भारत की भाषा का सर्वेक्षण करते हुए समाज का, एक तो बांग्ला संस्कृति जहां कलम का बोलबाला है, एक भोजपुरिया संस्कृति जहां लाठी का बोलबाला है। ये ग्रियर्सन की पंक्ति है। मित्रों, जब मैं बनारस आया और भोजपुरी समाज से जुड़ा तो ग्रियर्सन की वह औपनिवेशिक धारणा चकनाचूर होती हुई दिखाई दी, क्योंकि मैंने देखा कि बांग्ला के पास तो सिर्फ कलम है, भोजपुरिया समाज के पास कलम भी है और लाठी भी है। तो ये 2 संस्कृति एक साथ हैं। तो इसलिए और एक दूसरी चीज मिली कि यह जो किसान समाज है, जिसके बारे में मनोज सिंह ने कहा कि कबीर की पंक्ति से कि बोली मेरी पूर्वी हमरी पूर्वी, मेरी नहीं है, हमरी पूर्वी, ये है हम, भोजपुरी का हम। और वह कबीर का ये जो काशिका है, यह क्रियोलीकरण का प्राचीनतम केंद्र है। भाषा में अगर क्रियोलीकरण आप देखें आधुनिक समय से पहले भी, तो आपको बनारस में दिखेगा और वह भोजपुरी के फॉर्म में दिखेगा कि बोली हमरी पूर्वी, हमको लखे न कोई, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का हो। असल में मैं अपने शोधार्थियों के लिए अपनी आरती निर्मल जी ने एक सवाल उठाया था कि 21वीं सदी में भोजपुरी अध्ययन केंद्र से जब भोजपुरी पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी हो, तो उसका चरित्र स्वरूप और स्वभाव वैसा नहीं होना चाहिए जैसा भोजपुरी समाज में हो रहे भिखारी ठाकुर के नाटक का है, राहुल सांकृत्यायन के भोजपुरी नाटकों का है, या कवि सम्मेलन का है, या भोजपुरी किसान समाज में चल रही राजनीति और उसके अनेक रूपों का है। असल में हमारी जिम्मेदारी यह है मित्रों, ये अध्ययन केंद्र इसलिए बना है कि यह भोजपुरी, सदानंद शाही और देश प्रधान ने शुरू में एक पूरा का पूरा डिजाइन दिया है इसको लेकर, सरिता दुधू जी ने कहा था। असल में हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बनारस से भोजपुरी समाज, उसकी संस्कृति, उसके जीवन के भीतर मुक्ति के जो आख्यान हैं, उन मुक्ति के आख्यानों को चुनें, चाहे जिन रूपों में हो, और उसको ज्ञान कांड में बदलें और फिर भोजपुरी समाज में उस ज्ञान को भेजें जहां पर एक रूपांतरण हो, बदलाव हो और एक सुंदर
समता मूलक, स्वतंत्रता मूलक भोजपुरी समाज बन सके, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, भाषा के साथ मैं किसान पर आने से पहले दो वाक्य कह दूं कि भाषा भोजपुरी इतनी मीठी हमें क्यों लगती है। कोई भी भाषा में जो पैदा होता है, माँ का दूध, और उस दूध में पैदा हुई भाषा की बुनियादी विशेषता है कि वह मीठी ही होती है। भोजपुरी समाज की बुनियादी विशेषता है और इस किसान समाज की कि इसकी भाषा ज्यादा मीठी इसलिए है क्योंकि भोजपुरी समाज हमेशा से ब्रिटिश राज के आने के पहले से ही यह एक सांस्कृतिक सेतु का काम करता रहा। इसका जो सांस्कृतिक मटेरियल है इस समाज का, जो भाषा में कोडिंग है, गुथा हुआ है, वह एक गहरे स्तर पर अपने जीवन से जुड़ा हुआ है, अपने श्रम से जुड़ा हुआ है, परिवार और समाज के रिश्तों के ताने बाने से इस तरह जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ आप 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक देख लीजिए, चाहे वे महेंद्र मिश्र हो, चाहे वे भिखारी ठाकुर हो, चाहे दूसरे जितने रचनाकार इस क्षेत्र में हुए हैं, उनका गहरा संबंध भक्ति कविता से है, रामचरितमानस से है, कबीर से है, बुद्ध और काशी से है। तो भोजपुरिया समाज में राग के साथ साथ एक गहरा विराग जो दिखाई देता है, वो संस्कृति, दर्शन और जीवन पद्धति से छनकर आया हुआ है। और इस कारण से आप ये दोनों चीजें वहां दिखाई पड़ती हैं। और आप देखेंगे कि विराग जो होता है, जो निवृत्ति मूलकता होती है, वो विराट बनाती है। इसीलिए शायद बुद्ध इतने विराट हुए। जब आप जुड़ते हैं दूसरों से, सृष्टि को और स्वयं को एक समझने लगते हैं, तभी आप में वह पूर्वी रंग आता है। यही वह पूर्वी रंग है भोजपुरी के किसान समाज का। एक चीज और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भोजपुरी किसान समाज लड़ता भिड़ता हुआ समाज है। सहजानंद सरस्वती इसी भोजपुरी समाज के हैं। किसान आंदोलन के भारत के सबसे बड़े नेता 20वीं शताब्दी में हुए, गाजीपुर से गए और बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। उनको नेतृत्व इसलिए करना पड़ा था कि 1793 में कुछ चीजें ऐसी हुई थी यहाँ पर जिसको हमें नहीं भूलना है। और हमें भोजपुरी अध्ययन केंद्र में जो शोध हो रहे हैं, जो शोध पत्र पढ़े जा रहे हैं, जो ज्ञान कांड हमारा है, उसमें शामिल करना है। सहजानंद सरस्वती कहते हैं कि जिस तरह समाज में वर्ग विभाजित होता है, वहां गरीब अमीर होते हैं, शोषक शोषित होते हैं, बड़े छोटे होते हैं, जात पात में ऊंचे नीचे होते हैं, मर्द और औरत का भेद होता है, वह सब भाषा में कोडिंग है, संस्कृति में कोडिंग है। और वे कहते हैं कि जिस तरह से समाज में दो तरह के लोग होते हैं, ऐसे ही दो तरह के बुद्धिजीवी होते हैं। एक बुद्धिजीवी होता है जो दुख के साथ, संघर्ष के साथ, पीड़ा के साथ और उस मनुष्य के साथ होता है, और एक होता है जो उस जोक के साथ होता है। बकौल राहुल सांकृत्यायन, जिनका भोजपुरी नाटक जोक है, कि वह शोषणकारी सत्ता के साथ होता है। तो हमें ये चुनना है कि 20वीं सदी में कि पहले तो हम जो बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, कवि हैं, आख्यान करने वाले हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, वो किसके साथ हैं, क्योंकि चीजें ज्यादा धुंध हो गई हैं। और इसमें हमें पीछे से किसान का जो समाज रहा है, भोजपुरिया समाज, मुझे लगता है कि मैंने जब किसान आंदोलन पर काम करना शुरू किया, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और देश भर के किसान आंदोलनों और गांव से जुड़ी हुई चीजों को देखा, तो मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 250-300 वर्षों में भोजपुरी का अर्थ देखिए, कल भी लोगों ने कही है, भाषा सिर्फ नहीं है। आप केवल भाषा के डिबेट के लिए यहां नहीं है। आप भोजपुरी का अर्थ, भोजपुरिया का अर्थ दोनों है। भोजपुरी का अर्थ भाषा भी, मनुष्य भी, उसकी भूमि भी। तो मूल सवाल भाषा का नहीं है, मूल सवाल उस मनुष्य का है, जो मनुष्य जिस हालत में है उसे कैसे बदला जाए।
सवाल अतीत और इतिहास का भी नहीं है कि कितना महान हमारा था, सवाल हमारे वर्तमान और भविष्य का है कि क्या हमारे लिए जो संकट है उससे हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो उपनिवेशीकरण हमारे देश का हुआ, उसको भी उपनिवेशित करने की जो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने, भोजपुरिया लोक भाषाओं के बुद्धिजीवियों ने, लेखकों ने, लोक कलाकारों ने, नाटककारों ने, आंदोलनकारियों ने, किसान आंदोलन के नेताओं ने जितने बड़े काम किए हैं, क्योंकि याद रखिए भोजपुरी पर यही आरोप है कि भोजपुरी में साहित्य नहीं है और ये जो है इस तरह की भाषा मैथिली की तरह, राजस्थानी की तरह नहीं बन रही है, इसीलिए 8वीं अनुसूची में नहीं जाना चाहिए। मेरा दावा है कि भोजपुरी में जो ज्ञान कांड है उत्तर भारत की किसी भी भाषा में नहीं है, उसे खोजने की जरूरत है और इसी मन से खोजने की जरूरत है। और तब आप देखिए कि किस तरह से किसानों, ये जो 20वीं शताब्दी, ये जो किसानों में जो प्रवासन पर बातचीत होती है, विस्थापन को लेकर बातचीत होती है, भोजपुरिया समाज के शोषण के अनेक रूप रहे हैं। पहला रूप तो ये रहा है, याद रखिए कि भोजपुरिया समाज औपनिवेशिक ईस्ट इंडिया कंपनी के आने और भारत के पूर्ण रूप से 1858 में गुलाम होने के पहले ही सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी और इन प्रक्रियाओं को भाषा में भी कोडिंग की गई है, संस्कृति में भी कोडिंग की गई है और इसके भी उपनिवेशीकरण की जरूरत है। और कोडिंग थी, आप देखिए कि किसानों को गुलाम बनाने के लिए क्या क्या हुआ। यह जो विस्थापन हुआ दुनिया के दसियों देशों में, प्रवीण कुमार झा की कूली लाइन्स किताब है, इधर आई है, हम सबको देखना चाहिए, वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम हुआ है। तो ये जो विस्थापन हुआ, किसानों का विस्थापन हुआ, 95% किसान है भोजपुरिया समाज में, यहाँ नगर है ही नहीं, महानगर की बात छोड़िए, और ग्रामीण संस्कृति है। पहला तो भी उपनिवेशीकरण हमारा जो है आंतरिक था, जात पात, स्त्री पुरुष, ढेर सारी समस्याएं थी। और दूसरा, जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने देखा कि यह जो समाज है इसका इस्तेमाल अनेक रूपों में हो सकता है। 1793 में, 1786 से 93 के बीच सबसे पहले बनारस तक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही में था और बनारस का युक्त प्रांत, बनारस तक का हिस्सा एक ही में था। उसने पहला काम किया परमानेंट सेटलमेंट का। जो जमींदारी पुरानी किस्म की थी, जो भोजपुरिया समुदाय का, हम का जो सामुदायिक जीवन था, आत्मनिर्भर गांव थे जहां पर सारे शिल्पकार एक साथ जीते थे, मरते थे, सुख सुख में शामिल होते थे, उनको नए किस्म के अंग्रेजी सामंतवाद से, जमींदारी प्रथा से ध्वस्त कर दिया कारणवाली से। और उसने नाप की और नाप गाजीपुर, बनारस तक आया। हमको जानना चाहिए कि गाजीपुर में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पहली कब्र है, वो भोजपुरिया समाज में ही है। गाजीपुर आते आते कार्नवालिस ने जो समाज के साथ अन्याय किया था, प्रकृति ने उसके साथ अन्याय किया। मैं देख कर आया हूं, गौसपुर गांव में व्याख्यान के लिए दिया गया था, वहां उसकी कब्र है। मक्के के खेत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कब्र देखकर मुझे बहुत सुख हुआ कि हमारी 1793 में ये ढांचा बन गया था अस्थाई जमींदारी का। बड़े बड़े जमींदार खड़े किए गए, बड़ी बड़ी जोत दी गई और सैकड़ों तरह के टैक्स लगा दिए गए। 19वीं शताब्दी में 2-3 घटनाओं को याद रखिए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से विस्थापन क्यों हुआ है और इन सब चीजों पर अलग से शोध करने की जरूरत है। 1813 में चंपारण, जो भोजपुरी का केंद्रीय इलाका है, वहां पर नील की खेती ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने शुरू कर दी अंग्रेजों ने। और खेती क्या थी? सारी जमीन, उर्वर जमीन भोजपुरिया समाज की छीन ली किसानों की और उसमें तिरकठिया प्रथा लगाई और खेत बंजर हो जाता था, कोई मुआवजा नहीं मिलता था, अनेक तरह के जुल्म ढाए जाते थे। आपको हैरानी होगी कि चंपारण में गांधी जी जब आए और पहला सत्याग्रह वहां पर 1917 में शुरू किया था, तो वहां 84 तरह के टैक्स लगाए जाते थे। ये मत सोचिए कि मॉरिशस और फिजी में ही जुल्म सितम हुए हैं।
अवध में 100 से अधिक टैक्स थे, कफन पर टैक्स था। और भोजपुरिया समाज में तो टैक्स इतना था कि हाथी पर घूमता था अंग्रेज तो हथियावन, घोड़ा पे घोड़ियावन, फगुआ खेलता था फगुआवन, और मुर्गी जिस दड़बे में रखा जाता था उस दड़बे में किसानों को बंद करके पीटा जाता था। इतने जुल्म होते थे। और ये कहानियां उस समय के प्रताप और मालवीय जी की एक पत्रिका थी अभ्युदय, किसानों के लिए सारा दस्तावेज उपलब्ध है। और मैंने जो अपनी पुस्तक रिसर्च की है उसमें भी ये सामग्री थोड़ी बहुत जुटा करके वहां कर दी है। तो ये जो जुल्म सितम था। दूसरा आप आइए उत्तर युक्त प्रांत का ये इलाका 1820 के आसपास गाजीपुर में अफीम की खेती शुरू की जाती। दुनिया की पहली फैक्ट्री यहां लगाई गई। और क्यों लगाई गई आप जानते हैं, अफीम चीन से लेकर के अन्य देशों में दवा के नाम पे लगाई गई और खेत को उजाड़ दिया गया। तो चंपारण का पूरा इलाका नील की खेती, पारंपरिक खेती तोड़कर नकदी, ये पूरा इलाका अफीम की खेती के लिए किया गया। जैसा कि सरकार उर्दू जी ने कहा 1834 के आसपास जो है गुलामी को, खासकर लेबरर के गुलामी को खत्म करने के लिए एक रूल आया। तो उसके बाद भी अनेक तरह के ऐसे नियम बनाए गए और फुसलाने के नियम, सोने का पहाड़ है और वो और तमाम हम लेकर वहां जाएंगे, 5 साल के एग्रीमेंट में कर देंगे। और ये सिलसिला शुरू हुआ कि 1834 से 1924 तक किसानों का शोषण और यहां से विस्थापन जारी रहा। असल में जो ये कुली प्रथा थी, जब अफीम की खेती, तीसरा काम किया उसने जो गुड़ बनाने का हमारा पारंपरिक था इस इलाके में, उसको तोड़कर चीनी की मिलें बनानी ब्रिटिश इंडिया ने बाद के दिनों में शुरू कर दी। इस तरह से हमारे खेत को, हमारे जीवन जीने की पूरी पद्धति को उजाड़ दिया, जिसका परिणाम था कि दुनिया के 10-20 देशों में इतना विस्थापन हुआ, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। याद रखिए, बुद्धिजीवी की भूमिका बताता हूं कि भाषा में कैसे संस्कृति कोड होती है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का, चिंतन का माध्यम नहीं है। भाषा पर अब दुनिया वहां पहुंच गई है उसकी खोज में कि भाषा एक सांस्कृतिक मटेरियल है। भाषा में पूरी संस्कृति और जीवन कोडिंग रहता है। और याद रखिए, मैं एक अलग से बात कहना चाहता हूं, सुबह से एक बहस यहां हो रही है कि राजनीति ने हमारे समाज को विकृत कर दिया है। याद रखिए, आज भोजपुरिया समाज में किसानी को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर के, अपने को बचाने को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब के किसान लड़ रहे हैं, हरियाणा के किसान लड़ रहे हैं, जहां आर्य समाज का जबरदस्त बोलबाला था। क्यों नहीं लड़ रहे हैं मैं बता देता हूं उसका। देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, 1881 में चेत सिंह ने लड़ाई लड़ी भोजपुरिया समाज में, 1899 में अभी जगत सिंह का इतिहास आया है, उनको सेंट हेलिना अफ्रीका भेजा जा रहा था और उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। 1857 तो हम लोगों के सामने है। ध्यान रखिए कि ये जो भी आंदोलन करने वाले और नवजागरण करने वाले 19वीं और 20वीं शताब्दी में भोजपुरिया समाज के इंटेलेक्चुअल हुए, महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर से लेकर राहुल शंकर त्यान, सहजानंद सरस्वती और दूसरे अनेक लोगों तक, वे तब भोजपुरिया समाज को संस्कृति पर ज्यादा भरोसा था, राजनीति पर कम, क्योंकि राजनीति तो जमींदारों और अंग्रेजों के हाथ में थी। अगर वे राजनीति पे भरोसा करते तो 2/3 दलाल हो जाते, यहाँ पर जैसे अन्य हिस्सों में दलाल हुए और देश को गुलाम बना दिया। आज स्थिति ये हो गई है कि भोजपुरिया समाज अति राजनीति का शिकार है और अति राजनीति इतनी घुस गई है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच समाज में विभाजन की अनेक दीवारें खड़ी कर रही है। क्योंकि राजनीति आज भी वही औपनिवेशिक है जो पहले ब्रिटिश शासन में था। अमेरिकी मॉडल का है, वो ब्रिटिश मॉडल का था, ये अमेरिकी मॉडल का। इसलिए हमें संस्कृति को जोर से पकड़ने की जरूरत है। हमें बौद्धिकता में उस भाषा के सेंटर तक बने रहने की जरूरत है। अपने भविष्य के लिए भाषा और संस्कृति की जरूरत है, ना कि केवल अतीत को संजोने और उस पर बातचीत करने के लिए। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना आपको चाहता हूं कि देखिए, ये जो घटनाएं सब हुई, इससे पैदा क्या हुआ। आप देखें, महेंद्र मिश्र के बारे में बहुत सारी बातें हुई। कलकत्ता गए हुए महेंद्र मिश्र ने
रामायण पर, रामचरितमानस पर जो प्रवासन हुआ, वहां लोग लेकर गए। भोजपुरिया समाज में भक्ति करता, मैं इसको भक्ति चित्त कहता हूं, मैं रामचरितमानस नहीं कहता। भोजपुरिया समाज का जो चित्त है वह भक्ति साहित्य से बहुत गहरा और बुद्ध से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। इसलिए भोजपुरिया मनुष्य जो होता है वह एक साथ रागी भी होता है और विरागी भी होता है, और वह जो विराग है वह पूर्वी है, और वह चित्त के गहरे उस अदृश्य धरातल तक है जिसमें आत्म संतोष बहुत होता है। भोजपुरिया समाज में देखिए, संतोष आपको जैसा दिखाई देगा वैसे दूसरे समाजों में कम दिखाई देगा यार। तो ये एक बड़ी चीज है 21वीं सदी में, भोग की संस्कृति के इस दौर में। आप भोजपुरिया समाज ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, देखिए उस दौर में स्त्री प्रश्न को भिखारी ठाकुर ने उठाया। मैं बचपन से ही ये चीज और आप मन से ये निकाल दीजिए कि भोजपुरिया समाज जो है वह केवल भोजपुरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक ही बन रहा है। भोजपुरी समाज की, भोजपुरी भाषा की और संस्कृति और साहित्य की इतनी शक्ति है कि इसका विस्तार दूर दूर तक हो रहा है, और यह एक ऐसी भाषा है जिसको अपनाने में किसी को संकीर्णता बोध नहीं होता है। कारण है कि अनेक लोक भाषाएं हैं, वो कट्टर हैं, दूसरे को घुसने नहीं देती है। भोजपुरिया समाज बड़ा उदार होता है, वो जलेबी की तरह नहीं, जलेबा के रस की तरह उसका पूरा परिवृत्त जो है। काशी में एक जलेबा भी होता है, सावन में कजरी और जलेबा। तो एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आज भी जैसे कई तरह के गीत भोजपुरिया समाज में, भोजपुरी किसानों के बीच ये संभव हुए हैं। जैसे 19वीं और 20वीं शताब्दी में आपको श्रम गीत मिलेंगे, भक्ति गीत मिलेंगे, नवजागरण के गीत मिलेंगे, लोक उत्सव के गीत मिलेंगे, प्रतिरोध की संस्कृति के दोनों तरह के गीत मिलेंगे। आंतरिक रूप से जो अनुक्रम बना हुआ है शोषण का, उसके खिलाफ भी, और जो बाह्य शोषण था उसके खिलाफ भी वर्ग संघर्ष के गीत मिलेंगे। बाजार के उत्सव के जो गीत इधर आए हैं, जिस पर चर्चा हो रही है, उस पर ध्यान रखिए कि दो मॉडल हैं। बाजार में जो गीत आए हैं उसके भी दो मॉडल हैं। एक मॉडल तो आपको दिख रहा है कि जहां भिखारी ठाकुर नवजागरण लाते थे, उस समाज में अब खेसारी लाल और तमाम तरह के लोग जो हैं, मनोज तिवारी जो हैं, ये सब ला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मित्र डॉक्टर सागर जैसे लोग भी हैं। मुंबई में काबा, ये गाना रैप है, और यह जोगिले की जो लोक छंद है उससे बहुत मिलता जुलता हुआ आपको लगेगा कि मुंबई में काबा गीत को, सागर मेरे साथ थे, मैंने देखा है कि भोजपुरी की दीवानगी क्या होती है। जेएनयू में पीएचडी में हो गई, सब कुछ हो गया, वहां भी वो भोजपुरी में ही बोलते थे, और उनको ये सब पीएचडी वगैरह से कोई नहीं, उनको लगता था कि मैं रचूं। वो केदारनाथ सिंह की कविता को भोजपुरी में ट्रांसलेट करके पूरे जेएनयू में सुनाते थे सागर भाई। और उनकी, मुझे कहते थे, हम लोग तो साथी बैठकर चाय नाश्ता और पूरा, तो कहते थे कि मुझे मुंबई जाना है और ये जो अश्लील गाने हैं इसके खिलाफ जंग लड़नी है। तो ये मत सोचिए कि हर कोई जो मुंबई जा रहा है वो अश्लीलता और पैसा और बाजार के लिए जा रहा है। भोजपुरिया समाज से आज भी मिशन के लिए जा रहा है, और मुंबई में काबा गाना इतना शक्तिशाली और लोकप्रिय है कि उसमें आप भोजपुरिया समाज के वर्ग संघर्ष को, दोनों तरह के लोगों को, और एक लोक संस्कृति, असल में वह गीत वहां के श्रमिक से लेकर कलाकार तक के जो उत्पीड़न है, उस उत्पीड़न के खिलाफ है, और वो मिट्टी और जड़ की ओर लौटाने का आख्यान रचता है वह गीत। इसलिए ऐसे गीतों को सुनने और लाने की जरूरत है। मित्रों देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, और ये भी शोधार्थियों के लिए जरूरी है। एक गाने का उपयोग किया, कल से कई लोगों ने दोहराया है। राहुल सांकृत्यायन ने जेल में जाकर 8 नाटक लिखे भोजपुरी। तब वे हजारीबाग जेल में थे, शाहजहां सरस्वती के साथ किसान आंदोलन कर रहे थे भोजपुरिया समाज की मुक्ति के लिए। सारण में हथुआ नरेश और जमींदार जो था, उसने उन्हें चोरी के मुकदमे में फंसाया और हथकड़ी लगाकर हजारीबाग जेल में
बंद कर दिया। हजारीबाग जेल में उन्होंने 8 नाटक लिखे भोजपुरिया समाज के नवजागरण के लिए। वही दौर है जब भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र काम कर रहे थे, और वो 8 नाटकों में से 5 नाटक अब मिलते नहीं हैं, हम सबको खोजने की जरूरत है। 3 नाटक मिलते हैं, नई की दुनिया, जोग और मेहरारों की दुर्दशा। ये जो 3 नाटक हैं, इन 3 नाटकों को अगर आप देखेंगे तो इसमें जोग नाटक में एक टुकड़ा है गीत का, सुनिए वो किसान पर क्या है। कल किसी ने सुनाया भी था, हे फिक्रिया मरलस जान, सांझ बिहान के खर्ची नईखे मेहरी मारे तान, अन्न बिना मोर लड़का रोवे का करी है भगवान, कर्जा कारिकार खेत कैली खेतवे सूखल धान, अब बैल बेच जिमदरवा के देली सहुआ कहे बेईमान। अब ये देखिए इसमें कोडिंग भाषा में कैसे संस्कृति और पूरा संघर्ष जो है कोड किया हुआ है, और ये किस तरह से हमारे लिए एक नए ज्ञान कांड की संभावना देता है, जिसको मैंने खोजा है। जमींदारी प्रथा है, साहूकारी प्रथा भी आ गई है, घर की हालत सामने है, भोजपुरी में कविता है। लोगों आज तक ये सामान्य प्रचलन है कि राहुल सांकृत्यायन कविता भी लिखते थे। मित्रों, राहुल जी कवि नहीं थे, कविता नहीं लिखते थे, ये मैंने खोजा है, और ये धारणा मैं शोध के आधार पर आज खंडित करता हूं और उसके प्रमाण देता हूं। यह 43 का नाटक है, विधा है, नाटक कविता है भोजपुरी में, और ये लिखा गया जेल में। और अब देखिए ये आता कहां से है गीत। असल में ये गीत 1938 में मगही में, गया में बड़ा किसान आंदोलन चल रहा था उस क्षेत्र में, तो वहां के कवियों ने मगही भाषा में चिनगारी नाम की एक पुस्तक छापी जो मुझे मिली। तब मैं चकित हुआ कि अरे राहुल जी का गीत तो वहां से, और उसको ब्रिटिश राज ने इसलिए प्रतिबंधित कर दिया कि वह किसान आंदोलन को बड़ी तेजी से फैला रहा था वह गीत, और वह तो प्रतिबंधित हो गया। राहुल जी तो थे किसान आंदोलन में, नागार्जुन भी थे, तो राहुल जी के पास वो गीत आ गया। अपने नाटक में राहुल जी ने उस मगही गीत का भोजपुरी अनुवाद किया और उसको नाटक में डाला। अब यहां तक तो ठीक है, मैंने देखा यह गीत तो खिसक कर नागार्जुन के पास पहुंच गया है। नागार्जुन का एक उपन्यास है, और आइए गद्य में कविता की बात हो गई और 2 भाषाओं की बात हो गई। उपन्यास है बलचनमा, वह किसान आंदोलन पर केंद्रित है, बिहार के किसान आंदोलन पर वह केंद्रित उपन्यास है। उसमें जो किसान आंदोलन चलता है और नेताजी आते हैं तो उसमें भाषण देते हैं वो। उसके बाद ये गीत जो है मैथिली में, फिकिरिया मरदक जान हो हे जमींदरवा लीलक प्राण, अब ये मैथिली में गीत चला गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भोजपुरी सेतु की भाषा है। उसने मगही और मैथिली को जोड़ा, उसने गीत और उपन्यास को जोड़ा। इस तरह से आप टेक्स्ट को देखेंगे तो भोजपुरी समाज की जो लोक संस्कृति है वह वर्ग संघर्ष की संस्कृति है। मित्रों, 1-2 वाक्य और मैं कहूंगा। इसमें केवल हिंदू ही नहीं रहे औपनिवेशिक दौर में, आज विभाजन की इतनी राजनीति हो रही है। रसूल मियां और मास्टर अजीज पर कम बात होती है। मास्टर अजीज सारण के थे, मढ़ौरा के थे, और बेतिया इलाके के। उन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई। 1942 के आंदोलन में किसान, मढ़ौरा में चीनी मिल थी, उसके खिलाफ किसान लड़ रहे थे क्योंकि उनका शोषण हो रहा था। मास्टर अजीज का वह लोकप्रिय गीत भी हमें याद रखना चाहिए कि एने किसानन के टोली, ओने अंग्रेजन के गोली, वो होवे जय हिंद की बोली ओ मढ़ौरा में। ये जो मढ़ौरा है वहां लड़ाई लड़ रहा है मास्टर अजीज, और विभाजन के खिलाफ उस गांधी से कितना प्यार करता है भोजपुरिया समाज के लिए। गांधी गुजरात का नहीं है, तभी वो रसूल मियां के गीत को उठाता है और भोजपुरिया समाज गुनगुनाता है, आज भी गुनगुनाता है कि के हमर गांधी जी के हमरा गांधी जी के गोली मरलस धमाधम 3 गो। ये जो है, ये जो धमाधम, ये तो देखिए भाषा की शक्ति है। धमाधम जो मैंने कहा, ग्रियर्सन ने कहा लाठी की संस्कृति, तो धमाधम की संस्कृति है, पर किसके लिए है? उस विभाजन को रोक ले। हमरा गांधी जी के गोली मरलस में हमारे गांधी जी हैं, वो भोजपुरिया समाज के गांधी जी हैं। मित्रों, इसी के साथ
मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आपसे मैं इतना ही अंतिम निवेदन करूंगा कि आप, एक उपन्यास है अमिताभ घोष का अफीम सागर, वो गाजीपुर से शुरू होता है और मॉरिशस तक जाता है। याद रखिए कि आज भोजपुरी में खूब लिखा जा रहा है, एक वो डौका पुराण पीढ़ी में लिखा जा रहा है, जिसकी भाषा जो है बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो अलग किस्म की भोजपुरी है, क्रियोलीकरण की भाषा है। शुद्धतावाद अब नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदी ही नहीं, भोजपुरी ही नहीं, टमाटर गोभी भिंडी के भी बदल रहे हैं चाल ढाल स्वाद। आप मत रहिए ओल के ओल, ना मिलेगी नागरिकता ना मिलेगा भूगोल। बहुत बहुत धन्यवाद।